It is my humble request to mute your phones as and when your chance will get. Please, you can on and you can speak. This is my humble request because इको सिस्टम that sounds आ जाते हैं, एक दूसरे का बात सुनाई नहीं देता, क्रॉस टॉकिंग हो जाता है. It is my humble request. कितना बोलो जाओगे? के चालू से जगत सिंह जी भी आ गए, लालन जी आ गए. And I think today David sir has already entered. उर्मिल मैडम भी आ गई है शायद. Yeah, she's there. Waiting for our president, I think. It is 3:06, madam. We will wait till 3:10. Sure. All the two identities, madam. Urmil madam. Urmila madam. Yes, sir. Yes, sir. I'm very much here. No, madam. You have joined with the two identities, I think. Yes, sir. Just to ensure that I am connected. Okay. Understood. I get that failure. Yeah, power safe failure. side. Safe side. You want a safe side one? Okay. Yes, sir. Just to ensure, since I had to write the minutes, no? Okay, madam. No problem. Thank you, sir. For you, it is allowed. No problem. Thank you, sir. लक्ष्मी राममूर्ति मैम, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए. सभी को मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज म्यूट योर फोन्स एक्सेप्ट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी. Except President General Secretary, they will on their phones because they have to interfere anything. They are allowed to protocol. Rest of you, please humble my request because it is a disturbance. Did Alka madam say something? Lakshmi Ramamurthy? Alka madam said so. Yes, madam.
sir, now you can admit, I think, try once. इंटरनेट प्रॉब्लम अच्छा, नेट प्रॉब्लम है, ओके ओके ओके। क्या आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन बट आई एम नॉट गेटिंग। ओहो, देख लीजिए सर, नेट वगैरह देख लीजिएगा वहाँ पर। नहीं तो सर एक काम कीजिएगा, दो अगर फोन होगा तो जिसमें जिस फोन में नेट है वो टेम्परिंग, वो उसका है, शेयरिंग है, नेट का शेयरिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख लीजिएगा जो भी है आप। नेट तो चल रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? अभी ट्राई कीजिएगा सर, एक बार क्लिक करिएगा। मैं फिर से एक बार भेजता हूँ, 1 मिनट सर, आई विल सेंड यू वंस मोर। तो भेज रहे हैं, दे रहे हैं, एक बार फिर से मैं भेजता हूँ, लिंक देख फिर से लीजिएगा। कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। आस्किंग टू ज्वाइन। हाँ सर, मेरे पास आएगा। आ रहा है आस्किंग टू ज्वाइन। वही तो सर, मेरे पास आएगा तो मैं, मेरे पास आए नहीं, आईडेंटिटी आपका आएगा तो तभी मैं ज्वाइन करा सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन इसमें लिखना है यही हाँ। ज्वाइन द मीटिंग व्हेन समवन लेट्स यू इन। यस सर, दैट्स राइट, आई एम सेंडिंग यू। ये दिख तो रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। no, आई एम सेंडिंग यू वंस अगेन, यू सी वंस आपका। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, జాయిన్ అయినారా? బాబు మీటింగ్లో జాయిన్ అయినారా? చూశాను, అందుకనే ఫోన్ చేస్తున్నాను. యూట్యూబ్ బాగా వస్తుందా? అదే కనుక్కుందామని ఫోన్ చేశాను, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే సార్, हेलो, ఓకే, పంపండి అన్ని మొత్తం లాయర్కు. जल्दी सभी ज्वाइन हो गए भाई, आप लोग वो लिंक से ज्वाइन करो। वकालतनामा ఉంటుంది కదా, किसी वकालतनामा ग्रुप చేసి में देखो, పంపించండి. एक और लिंक भेजा फिर। అయ్యో, జగత్ సింగ్ సార్కు हाँ तो वो सभी एडमिट कर रहे हैं ना भाई, పెడతాను ऑलमोस्ट మీటింగ్ 40 అయిన people they have joined, just you check it once। ఓకే. नहीं बोलेगा तो आपका नाम यहाँ पर आएगा तो मैं तुरंत एडमिट कर दूंगा ना भाई। ठीक है सर, करो ट्राई करो, धीरे धीरे कर रहे हैं सभी, क्योंकि ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक है। मैडम एक बार डॉली मैडम एक बार पूछ लीजिएगा जगत सिंह जी से, तो अगर नहीं आए तो फिर स्टार्ट, लेट हो रहा ना। जगत सिंह सर तो आए हुए हैं। जगत सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या करे सर, डॉक्टर साहब तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, प्रेसिडेंट अपने। आप चालू करो मैडम, सर है ना, चालू कर देते, बहुत लेट हो जाते हैं सर फिर। बिल्कुल सही बात। विद द परमिशन ऑफ नाउ नेक्स्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर होशियार सिंह जी से शुरू कर दीजिएगा, बाद में ज्वाइन कर लेंगे सर। देन वी विल हैव ए स्पीच एड्रेस। यस मैम। तो सर परमिशन है सर स्टार्ट करने के लिए? हाँ बिल्कुल परमिशन है मैडम। डेविड सर इज देयर? डेविड सर, सर डेविड सर, डेविड सर आए हुए हैं भाई। कहाँ?
सभी को नमस्कार। नमस्कार सुमनजीत मैम। नमस्कार। मुझे तो दिख रहे हैं भाई डेविड सर। डेविड सर अगर आप हो तो प्लीज एक्नॉलेज करिए। Because it is your turn, sir. Welcome address आप ही का है, थोड़ा सा आप हाथ उठा देंगे तो we'll start. नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही उनकी। अभी तो मुझे दिखे थे वो। अच्छा, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो वहाँ। अलका मैम issue नजर हो। आ रही है गोवा से। अलका मैम, स्टार्ट कर ले फिर हम तो सर। हाँ बिल्कुल मैडम, स्टार्ट कर ठीक दीजिए। है, थैंक यू सर। विद योर परमिशन आई नाउ स्टार्ट। बीएन गुड सिंह सर आफ्टरनून। हाँ बीएन सिंह सर ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग दिखा रहा है, देखना तो चेक करना। अच्छा, देखते हैं जी, देखते हैं, लेट मी चेक। हाँ जी, ज्वाइन किया हुआ है। Okay, sir. उनका देख लेती, उनका वो नजर नहीं आ रहे। एक मिनट मैडम, कॉल कर लेता हूँ उनको। डेविड सर का अभी तो नहीं दिख रहा। Yes, yes. He was David, very promptly informed me that I will be very well be there. No problem, sir. I am ready. अभी इस समय डेविड सर नजर नहीं आ रहे। 41 of us are present, including Dr. BN Singh. BN Singh सर नजर आ गए स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपके बगैर अधूरा लग रहा था सर। अरे हम आई वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन। आपका वेलकम, आप ही वेलकम है ना सर, ज्वाइन कर है। He's there. I think he is with some other name. अच्छा, डेविड सर हैं। ओके, ठीक है। ओके ओके। तो बीएन सिंह सर परमिशन दीजिए स्टार्ट करने के लिए, बहुत लेट हो गए हम लोग। परमिटेड मैडम ऑलरेडी। Thank you. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to welcome all of you to the first CEC meeting of the new term under the able presidentship of Dr. B.N. Singh and versatile General Secretary Shri Jagat Singh Ji. As the coordinator of this meet, I sincerely appreciate your presence today, especially as we initiate the first meeting of the new term for our committee. Your active participation and commitment are vital as we move forward together. Today's gathering is not just a formal procedure. It is an opportunity for us to set the tone for the months ahead. We will be discussing several important issues that directly impact our community. First and foremost, we will conduct the inaugural CEC meeting of this term, where we will review our upcoming objectives, strategies, and responsibilities. And then one of the most significant topics on our agenda is the 8th Pay Commission. This is a matter that has generated considerable discussion and anticipation among retirees and serving members alike. We will analyze the pros and cons of the 8th Pay Commission, its potential benefits, such as improved pension structures and salary revisions, as well as the challenges and concerns it may pose. A key point of discussion here will be whether retirees will be included in the upcoming pension revisions or not. This is a sensitive issue, as pensioners have been seeking fair and timely revision of their pensions in line with the recommendations of the earlier pay commissions. We need to deliberate on this issue constructively, keeping in mind the overall welfare of our retired colleagues who have served the nation with dedication and deserve our support. Further, we will also review ongoing activities, address concerns raised by members, and plan future initiatives to strengthen our organization and serve our members better. I urge everyone to participate actively and share your valuable insights. Your inputs are crucial for making informed decisions that will shape the future of our community. Together, I am confident that we can navigate the challenges ahead and work towards achieving our common goals. Mrs. Urmil Katoch, the Cultural Secretary, will note down the minutes of the meet today. And I now request Mr. R. David
Member, Press and Publication, to please welcome the CEC and other guests present here today. Mr. R. David, please. सर डेविड सर, आपका सर माइक ऑन कीजिएगा, माइक ऑन योर माइक। डेविड सर, David sir, can you hear me? No, sir. I don't think he's here. माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनको। आ तो गए थे मैडम, मैंने देखा है उनको। हाँ तो हमने भी देखा आए तो थे, पहले आए तो थे, बट उसके बाद आइडेंटिटी इज डिफरेंट, इस नाम से नहीं है, ये है, दिख रहे हैं। Somebody is there, I think. But I think, madam, you continue with someone else. Yes. I think, you can, So I've already welcomed the CEC members. I welcome you heartily once again to this very crucial first meeting of this new tenure. Thank you very much for your presence here. I now request Dr. B.N. Singh for the presidential address. Dr. B.N. Singh, sir, please. Okay. Do you hear me? Yes, Yes, we sir. can. Everybody, yes, okay. Respected Sri Jagat Singh ji, Dr. Sufyar Singh ji, David ji, दिख रहे हैं श्री N.K. पाठक जी और गीता जी कोई दिख रही हैं, and all the CEC members and other members also. I welcome once again on behalf of KVS RTUs to all and every CEC members and other members also. Thank you very much, sir. आज की मीटिंग की एजेंडा में जो मुख्य बात है, मुद्दा है मुख्य, वो है 8th पे कमीशन। अभी हमारी नेशनल कन्वेंशन, जो द्वितीय नेशनल कन्वेंशन लखनऊ में हुआ, उसके बाद हम लोग तुरंत मीटिंग नहीं कर पाए थे, तो ये फर्स्ट मीटिंग है। दिस इज वर्चुअल मीटिंग, बट दिस इज द फर्स्ट मीटिंग। तो उस समय भी बात की थी कि हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, और ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब 8th पे कमीशन सिर पर आ गया है, 8th का गठन हो गया है। लेकिन रेफरेंसेस हैं, शायद उसमें रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉइज के पेंशन पर फिर से संकट के बादल। पिछले बार 7th पे कमीशन में के बाद भी हम लोगों को देर से मिली, और बहुत संघर्ष के बाद और कोर्ट केस करने के बाद ये हम लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। इस बात को हमारे सभी सदस्यों को, केवीएस आरटीयू के नहीं बल्कि सभी रिटायरी जो भी रिटायर्ड हैं, उन सबको समझना होगा। बहुत लोग समझते हैं कि होगा, ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही नहीं होता है। ये पिछले बार लेसन मिल गया है, हम लोगों को ये लेसन मिला है, सबको मिला है
लेकिन फिर भी बहुत लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि संघ का क्या महत्व है या हमारे सोसाइटी का क्या महत्व है। और हम लोग जो भी हमारे बहुत एक्टिव हैं, श्री जगत सिंह जी में रहते हैं और सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं को करना पड़ता है और संघर्ष करते रहते हैं हर सदस्य के लिए, हर लोगों के लिए, हर रिटायरी या और जो भी लोग होते हैं पीड़ित हैं किसी न किसी वजह से केवीएस द्वारा, उसकी मदद में लगे रहते हैं। तो दूसरे लोगों को भी जो हमसे दूर हैं, हमारे सदस्य भी नहीं हैं और यहाँ तक सदस्य भी हैं होते हुए भी वो समझते हैं कि हम लोग कुछ खास कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप संघ को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक आप कोई भी प्रदर्शन, धरना, कोई भी रैली, कुछ भी करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए इवन आप पैसे की जरूरत होगी तो सबकी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। सब लोग आगे आए और उचित ढंग से अपने मजबूती को दिखाएं, पेश करें। एक जगह अगर इकट्ठा होना है तो इकट्ठा हो, रैली में भाग लेना है तो रैली में, या कोर्ट केस अगर लड़ना ही पड़ेगा तो सबको लड़ना पड़ेगा। सबके तरफ से ये संघ तैयार है उसके लिए कि हम लड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे वकील करके हम इसको परिणति तक अपने फेवर में ले जा सकते हैं। तो ये मुख्य बात है और हमारे सभी सदस्य जो अभी हैं वर्तमान में, उन सबको तैयार रहना पड़ेगा नए सदस्य को जोड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आप कुछ नहीं हमारे सदस्य बनिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, कहीं दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं और कोई कोर्ट में स्वतः नहीं जाना चाहते हैं तो आप हमारे सदस्य तो बने। आप सदस्य बनकर भी हमारी सहायता कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हम इतनी हमारी संख्या है, ये हमारा संख्या बल है, अधिक से अधिक लोग रैली निकाल सकते हैं या धरना दे सकते हैं, जो भी संभव होगा वो हम कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों के जुड़ने से और अपने आप को मजबूत महसूस करने से ही ये हमारी मुट्ठी बंधेगी और पांचों उंगलियां एक जगह होंगी तो ये मुट्ठी बनकर मजबूत हो जाती है। इस तरह से हमारे सभी सदस्यों को इससे जुड़ना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा और समर्थन देना पड़ेगा। आप क्वेश्चन उठाते हैं, कभी कभी उठाते रहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि विपरीत बातें भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आप मदद करते हुए आप क्वेश्चन उठाइए, हम सुन करके जवाब देने के लिए या उसका हल ढूंढने के लिए हमारे नेता हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू की जाए, जिस पर जो इश्यूज हमारे हैं उससे संबंधित कुछ आगे का निर्णय हम लोग ले सकें, विचार विमर्श करें गहनता से, गहराई से और इस पर उचित फैसला लिया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, आपके वार्म वर्ड्स के साथ। मुझे डेविड सर अब नजर आ रहे हैं सामने बैठे हुए। डेविड सर, आपकी वेलकम स्पीच तो रह गई आज। चलिए 2 शब्द में सबको आप वार्मली एक बार वेलकम कर दीजिए अपने शब्दों के साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले माइक ऑन करिए। नहीं सर, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आपका चेहरा हमें दिख गया, वेलकम कर रहा है हम सबको बड़ा वार्मली। जब आपका माइक ऑन हो तो आप बाद में बोल लीजिएगा, ठीक है। Now today's agenda, the 8th pay commission will be taken up by Dr. Hoshyar Singh ji, our senior vice president, Shri P.B. Pratap Kumar, the vice president, and Shri Kafil Ur Rahman, also vice president. I first request Dr. Hoshyar Singh ji to deliberate on this crucial agenda point. Dr. Hoshyar Singh, sir. Good evening to everybody. First of all, I would like to welcome all the new CC members and special thanks to the delegates who have shown their faith in the President, the General Secretary and other office bearers
And special thanks to the Lucknow regional body who has organized the program in a very planned and timely, and the all arrangements were made in a very efficient way. Thanks to each and every member of the Lucknow region who has contributed to make this national function a grand success. And I congratulate all the newly elected Central Executive Committee members who are ready to serve the retired employees. Now the issue is of the 8th Pay Commission. As you know that in the 7th Pay Commission also, Jagat Singh ji has filed the court cases and staged so many dharnas and organized the rallies to force the KVS, to impress upon the KVS to implement the 7th Pay Commission. Some confusion is created due to the social media or the news. Government is giving their clarification, but we cannot trust on them. It may possible that they give all the benefits of the 8th Pay Commission to us, but if the autonomous bodies and especially the KVS employees are deprived of their legitimate rights of the 8th Pay Commission, be ready to stage the dharna and rally, plan it in a very beautiful way. In the groups, every from different corners we are getting some news. This will be happen. This will be there. As on time we cannot. As on date we cannot trust on any of the these type of the news which are there in the social media also. Government is giving their clarification. Let the government decide what they want to do. But we should ready to fight for our rights. This is only the case that we have to plan. We have to collaborate with the other welfare societies which are running in the different bodies, and along with them, if it is possible, we have to also give a representation in it, and from our platform also representation to the Prime Minister, to the Minister of Finance, Kendriya Vidyalaya Sangham, or whatever the doubts we have, we should write, and we are writing also. This process will go along with it. Be ready to stage the dharna. The planning will be made by the Jagat Singh ji. As and when we will get the call, we should participate in the large number in that pay commission's this education if it is there. So my best wishes to all the members, and thank you very much for calling me on this. Thank you. Thank you, Dr. Hoshiar Singh, sir. Thank you. I now request Mr. P.B. Pratap Kumar, our Vice President, to please continue and add to what Dr. Hoshiar Singh has already said. Mr. P.B. Pratap Kumar, please. Good afternoon, President, sir, General Secretary, sir, Senior Vice President Hoshiar Singh, sir, and my CC members. Madam Dolly, madam, is it audible? Yes, sir. Please go ahead. Yes. Now, as an association member in 6th and 7th Pay Commission meetings, the only thing we used to discuss is the prime factor is about our fixation factor. How much is the fixation factor? How much it will be raised? What would be the HRA, CCA, and other emoluments for us? Nowhere there was a panic about whether it will be implemented to KVS employees or not. It is after the implementation of 7th CPC, we came to know that it can be segregated into two groups. One is central civil service employees, that is pure departmental employees. The second one is public sector undertakings, that is having a commercial background. Then it is the third one is autonomous bodies. Now, at the time of 7th CPC, we had, as Hoshiar Singh sir mentioned, we had many dharnas, many strikes,
listening with other like-minded service organization at different parts of India, had held marathon meetings with the officers of KVS as well as ministries, met ministers, MPs, MLAs, many things. And here we have to say another thing is there. There is another one organization that is IPSEF under the stewardship of Prem Chand. He has coordinated nearly 500 odd or 500 plus public sector undertakings and autonomous bodies associations together. We were also a part of that one. Made dharnas, strikes at Jantar Mantar and different parts of the countries. And finally, step by step only, we got this 7th CPC. Before the implementation of 7th CPC, such a hot wave was not there. But now, before the structure came into existence or the term of reference came into existence, in the initial stage itself, a panic, a hot wave has gone through all the pensioners. It is because of two factors. One, the term of reference of the 8th CPC, and the other thing is the controversial text of pension bill passed in the Lok Sabha or in the parliament during the year 2025. So these two things. What is the text here in the 8th CPC which gives us a panic or a fear is that one. The third clause of the TOR is the unfunded cost of non-contributory pension scheme. Almost all the service organizations and many societies have questioned its validity. The unfunded cost of non-contribution pension scheme. Experts say ours is not a non-contributory pension, ours is a contributory pension, because year and years together we have contributed for the special purpose of the pension. And some of the other organizations say that there is a corpus of 1 million crores rupees for the provision of this pension. And they say by this terming, the unfunded cost of non-contributory pension, the government may have a tactics to divert this huge amount, 1 million crores of rupees, which is meant for accrued over these years for the purpose of pension, is to be diverted for other purposes. So here it is that one. It is given unlike in other service CPCs. Here the main important points they have given is the prevailing economic condition structure of Indian economy. The second is need to ensure that adequate resources are available for development. The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to the employees of CPU and private sectors, and nowhere except that controversial sentence, there is no mention about the pension. So almost all the sectors of people or central government employees, whether it is PSU, whether it is autonomous body or in civil service, central civil service has voiced against this controversial form, because it is because the text of the bill, the text of the pension bill titled as validation of the CCS, that is pension rules, principles for expenditure on pension liabilities from the Consolidated Fund of India. It is its title itself. And it is passed in the parliament with a
retrospective effect, the validation of all rules from 1972, that is, the retrospective effect from 1972 and subsequent versions made under Article 309 of the Constitution thereafter. And it clarifies that the government authority to make distinctions among pensions, for example, based on their date of retirement, means the pension can be not only based on their base, as per the text of this pension, it is explained that the pension can be classified not only based on their basic emoluments at the time of retirement, but also on the date of their retirement. Whether it will come to which group, which departments, which population, we don't know. But all our apprehension about this pension validation bill, that is the first fact about the TOR or term of reference of the 8th CPC. And the next one is, on this one they say, our pension is not unfunded at the corpus fund of 1 million, 1 million crores rupees is there for that one. So when we think of this sixth and seventh CPC, we had many set of strikes, protests, and other things. So, as Koshar Singhs are told, all these things are coming to effect. We may get or may not get, and let us prepare for the all the eventualities or for the serious situations. This is another thing. The parliament has passed, or the government of India has passed here the labor law also. They have amended the labor law. And in the media, they have discussed about only the pro-employee factors. Nobody discussed about the major hardships the employees are going to face in the recent future. The first one is the working hours is increased from 8 hours to 12 hours. Now, at present, the standard working hours is 8 hours. It is modified to 12 hours. The trade unions are prohibited in any firm less than 300 employees in its attendance register. So now the present rule says that if there is 100 members, they can have trade union in the organization. But according to the amendment of this bill, if the membership or the members or staff strength is above 300 only, they can have a trade union in their organization. And the third one is that one, protest without trade union means the medium, small and medium enterprises cannot go for any strike or pension, strike or protest in this set, and the strikes or protests are anti-lawful or unlawful unless the negotiation is complete. So these are some of the things recently came in the media. So many of our this leading joint consultative missionaries and other societies which leading with pensioners and service agencies, they say all together, when we read together, the coming situations are not progressive, not green, and the employees and pensioners shall prepare for the worst. Let us be optimistic. Let us not be that much pessimistic, but let us be optimistic in the event time. Let us think of this one, and let us liaison with some of these organizations, and the four organizations, they have represented the matters in a very fine manner. They are
the National Coordination Committee of Pensioners Association 1, Defense Employees Federation, Confederation of Central Government Employees, and National Council of JCM, that is staff side. They have made an exhaustive representation to the Honorable Prime Minister and our Honorable Finance Minister, illustrating all the implications and apprehensions as we have discussed. All these representations are in all the social medias. At the same time, there is a posting in our KVS RTWS group that Rajya Sabha reply by the minister on one of the queries. It is asked whether the 8th CPC is constituted, where it will be applicable to all the central government employees, etc. In the reply, it is given, it is constituted and it will be applicable to 39 lakh central civil service employees and pensioners. Here is another one point, because these associations, what I have read, that 4 associations, as per their statistics, there are 69 lakh pensioners in India altogether who are enjoying the benefits from the central government. 69 lakhs pensioners are there. But at the Rajya Sabha statistics, they have given only 39. Where is that the other 30 lakh pensioners? So these 30 lakh pensioners come under these autonomous bodies, public sector undertakings, and that one, and they are not mentioned or they are not taken into account in the present scenario. So we have to move very in liaison with all these associations and strikes and other things. Let us think of the formulate the modalities, but we have to have a serious thinking on these issues. With this one, let me say thank you very much. Thank you, Pratap sir, for your very encouraging words, full of insight. And I now request Shri Kafil Urrumahan, our executive member, to please throw light on this crucial topic. Mr. सभी को Kafil Urrahman. मेरी तरफ से आफ्टरनून। और प्रताप सर ने काफ़ी एक डिटेल में बताया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन उठा था, तारीख थी उसकी 31/12/2024 को, तो उसमें यही बताया गया था कि 39 लैक्स जो हैं वो हमारे एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और 31 के आसपास जो है उन्होंने पेंशनर्स को बताया था। तो ये जो आंकड़ा है ये उससे बहुत कम है जो कि आंकड़ा डीए में घोषित किया गया था, क्योंकि उस वक्त जो आंकड़ा दिया था वो 69 लाख का था। 69 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जो डीए दिया जा रहा था, अगर इन दोनों फिगर्स को घटाया जाए तो लगभग 35 लाख के आसपास जो हैं वो पेंशनर्स इस पूरे दायरे में कहीं नहीं आ रहे। जो ये प्रोसीडिंग चल रही है या जिसके लिए अभी टीओआर दिया गया है चेयरमैन को, जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो बाकी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड जो लोग हैं उनका क्या होगा। ना तो वर्किंग एम्प्लॉय और ना ही बाकी जो एम्प्लॉई है, जो पेंशनर्स हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो हमें इस बारे में बहुत सीरियसली देखना है। पिछले जो पे कमीशन 7 गया था उस वक्त भी काफ़ी धरना प्रदर्शन हेडक्वार्टर पे हुए थे, हम लोगों ने अटेंड किया था, और क्या नाम है, जगत सर की देखरेख में हुआ था, सब उनकी गाइडेंस में हुआ था। तब जाकर केवीएस एकदम जागी थी और तमाम वो उसने कॉरेस्पॉन्डेंस किया था मिनिस्ट्री से। अभी हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट किस तरह से ये इतने लोगों को, जो इतने सारे पेंशनर्स हैं 35 लाख के आसपास, उनके साथ क्या करेगी। यही हो सकता है जैसे कि अभी एक क्लिप घूम रही है कि गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया है, क्या नाम, इसका खंडन कर दिया है, जो भी खबरें फैल रही उल्टी सीधी,
एर्थ पे कमीशन के बारे में, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से कोई इस तरह की क्लेरिफिकेशन नहीं आई है। फिर वो पेपर की कटिंग या वैसे जो मैसेजेस होते हैं वो घूम रहे हैं कि हाँ सबको मिलेगा, कोई कह रहा है नहीं सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। रिटन में कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया है अभी। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से रिटन में नहीं आएगा तब तक वो सिर्फ 39 जो मेंबर्स हैं, क्या नाम, वर्किंग मेंबर, उनके लिए, और 32 के आसपास वो जो हैं पेंशनर्स हैं उनके लिए पूरा जो पे कमीशन है वो वर्क कर रहा है। अब बाकी और डिपार्टमेंट किस तरह से, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बेनिफिट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जो हमें मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। ये भी आप सोच सकते हैं कि उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पे कमीशन का असर उन पे नहीं पड़ेगा। ये भी आप ये भी सोच सकते हैं। गवर्नमेंट वहीं का वहीं पे जो बेसिक पे है वहीं ठहरा देगी और ज्यादा करेगी। वो डीए वगैरह जो भी कोई पढ़ता जाएगा वो दे देगी। एक पे कमीशन की जो बेसिक है वो नहीं बदलेगी। जैसे 7th पे कमीशन में हमें कंकॉर्डेंस टेबल से मिला था। कंकॉर्डेंस टेबल एक थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, जिसकी वजह से वो बाद में हम पेंशनर्स के लिए वो 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन का बेनिफिट हम लोगों को मिला था। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से जो भी परेशानियां हैं उसको आगे झेलने के लिए तैयार रहना, हमें सबको तैयार रहना है। और एक अभी ये डिसाइड कर लिया जाए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सन 82-83 के जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि पेंशन जो है वो एक दान दक्षिणा नहीं है, वो एक राइट है, उसको एक काटने के लिए ये एक पैरा 3 जो है वो जोड़ा गया, ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसको थोड़ा मध्यम किया जा सके, धीमा किया जा सके। और जो पेंशन की जो एक पेंशनर्स के दिमाग में है कि हाँ हमें तो पेंशन मिलती रहेगी, या ये भी हो सकता है। देखिए अभी तक तो पेंशन के बारे में यही था कि एज ए वो एसेट मानी गई थी। हम नहीं रहेंगे तो हमारा जो भी डिपेंडेंट है उसको मिलेगा। तो जैसे हमारी जमीन जायदाद है इस तरह से पेंशन। लेकिन गवर्नमेंट का जो वो नजरिया है, जब भी वो कभी डीए अनाउंस करती है कितना बर्डन पड़ेगा, तो ये जो सोच है ये बहुत ही घातक है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगभग इतना पैसा खर्च होगा, और ये एम्प्लॉय को बढ़ावा देने के, पेंशनर्स के लिए नहीं, बल्कि ये बूस्ट अप हो रहा है किसके लिए, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए से एर्थ पे कमीशन को लाया जा रहा है। उसमें एक लाइन है बाकायदा कि इस पे कंसिडरेशन किया जा रहा है कि इसलिए लाया जा रहा है एर्थ पे कमीशन ताकि इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जा सके। तो इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है, ना कि पेंशनर्स का जो स्थिति है वो। तो बेहतर ये है कि अभी तक तो पेंशनर जो हैं, जो काउंटेबल हैं इस वक्त गवर्नमेंट के नज़र में, वो सिर्फ 32-33 के आसपास हैं, और 39 जो हैं वो वर्किंग में हैं। और इस तरह से जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी दुगने से भी ज़्यादा है। तो उतना पैसा यूँ तो गवर्नमेंट के पास जो कॉर्पस है वो, जैसे अभी प्रताप सर ने बताया, एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट मौजूद है पेंशनर्स के जो पैसा इकट्ठा हुआ है पहले से ही। क्योंकि जब हम सर्विस में थे तब हमारा जीपीएफ कटता था और बहुत कम पैसा हम निकाल पाते थे, वो भी परमिशन से निकाल पाते थे। डीसी की और तमाम परेशान शादी ब्याह के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता है, तब वो पैसे निकलता था। तो ज़्यादातर तो इस्तेमाल हमारे पैसे का गवर्नमेंट नहीं किया है उस वक्त। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी अब दया के पात्र हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने उस वक्त से लगा के अब तक कर ही रही है वो, और कॉर्पस भी उसके पास बहुत बड़ा इकट्ठा है। अब उस पैसे का गवर्नमेंट किस तरह से इस्तेमाल करेगी, क्या करेगी, ये भी एक सोचने का विषय है हम लोगों को। जो भी यूनियंस हैं और पूरे हिंदुस्तान की जो पेंशनर्स की यूनियन है, उनको एक मंच के ऊपर आके इस बात में सोचना चाहिए कि हम पेंशनर्स को कोई इस तरह का वित्तीय जो नुकसान है वो ना हो पाए। और यहाँ तक भी है कि हमें हो सकता है कोर्ट भी जाना पड़ जाए
क्योंकि एक अकेले नाकरा जो थे, उन्होंने जब कोर्ट केस लड़ा था तब उसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि पेंशन जो है वो किसी की दया की नहीं है, बल्कि वो राइट है और देना ही है, एज ए एसेट माना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस पूरे हालात को, आने वाले हालात को देखने के लिए, समझने के लिए हमें हर वक्त सतर्क रहना है, और जो कुछ भी हो सकता है उसको पाने के लिए, जो भी हमारे लाभ होंगे, जो मिलने वाले फायदे होंगे, उनके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। भले ही हम कोर्ट केस जाएं या धरना प्रदर्शन करें, जैसे भी होगा वो हम लोगों को हमारी जो जगत सर हैं या जो पदाधिकारी हैं वो इन्फॉर्म करेंगे और उसका हम पालन करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को पूरा करूँ। थैंक यू। थैंक यू काफिलुर रहमान साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इस 8th पे कमीशन के लागू होने पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। I think 2 members have raised their hands. If there is any doubt, let Dr. Shri Jagat sir speak first and then your doubts can be removed. कैसे करें जगत सर? 2 हाथ अभी रेज हुए हैं, इनको पूछने दे। पूछ लो। ठीक है, गीता कुमारी रंगासामी मैम, आप पहले आपने हाथ रेज किया, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। प्लीज रेज योर क्वेश्चन। गीता कुमारी रंगासामी मैम। चलिए, शायद वो अभी हमको सुन नहीं पा रही है। I request our dynamic General Secretary Shri Jagat Singh sir to address the newly formed CEC. Jagat Singh sir, please. बड़े भाई सिंह साहब, सभी सीसी मेंबर और सीसी से बाहर भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग आए हुए हैं, उनको भी मेरी नमस्ते। मेन मुद्दा है 8वीं सीपीसी का। लगभग प्रताप जी ने, रहमान जी ने उसके बारे में बता ही दिया। ये पार्लियामेंट में पास करवा चुके हैं। गवर्नमेंट की नीयत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 23 तारीख को लोकसभा में पास करवाया, 25 को राज्यसभा में करवाया और 29 को राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवाए और उसको लॉ बना लिया। तो इससे साफ नजर आ रही है कि इनकी नीयत बिल्कुल आपके प्रति कुछ नहीं। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि आपको सब बता चुके हैं, दो वक्ता जो है बता चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। रही बात अब मिलने की, तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में 3 एसोसिएशन ने एप्लीकेशन फाइल की है। एक रास्ता तो है कि आप हम भी उस एप्लीकेशन को फाइल करें या ना करें। बड़ा साफ क्वेश्चन है। अगर एप्लीकेशन लगानी हो तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी से, जैसा मेरा प्रेम कुमार से बात हुई थी, उनका टेलीफोन आया था, तो उनकी भी सलाह थी कि एप्लीकेशन लगा दी जाए। लेकिन मेरा वहां कहना यह है कि अगर अभी से हम एप्लीकेशन लगा देंगे तो गवर्नमेंट के पास एक कहने को हो जाएगा कि आप तो जो है कोर्ट में चले गए, इसे विचाराधीन है, इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अभी नहीं लगानी चाहिए। और अगर आप कहोगे तो मुझे लगाने में भी कोई परेशानी नहीं है। एप्लीकेशन में फाइल भी कर सकता हूँ उनके साथ में, और एप्लीकेशन में ज्यादा पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते, क्योंकि एप्लीकेशन देनी है, एक वकील को हायर करना है और उसके थ्रू एप्लीकेशन फाइल करनी है। एक तो ये है। दूसरा ये है आंदोलन वाला। आंदोलन के लिए आप लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हल्ला करना पड़ेगा। रीजनल लेवल पे भी हल्ला करना पड़ेगा, सेंट्रल लेवल पे भी, जंतर मंतर पे भी। उसके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब सदस्य बनाइए। कुछ रीजन हमारे बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं डेविड जी से भी कह रहा हूँ कि आप रायपुर चले जाओ, क्योंकि रायपुर मेरी काफी बात हुई है लोगों से, वो तैयार है बनने के लिए। तो डेविड जी के बिल्कुल पास पड़ता है,
तो वो वहां चले जाएंगे तो रायपुर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ऐसे ही गुवाहाटी है, कैलकाटा है। कैलकाटा में मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सारा केस हम उनका लड़ रहे हैं। हर पेशी पर मैं जाता हूँ और वो मेंबर बनना भी नहीं चाहते, और हैं भी हैं तो कुछ भाग भी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ हमारी तो बस की बात है, हम तो उनका कोर्ट केस लड़ रहे हैं, मतलब कैट में भी जा रहे हैं, और वो उनको जब कहो तो वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। ये रवैया जब तक रहेगा तो कामयाब नहीं हो सकते। सिंह साहब ने अपने आप ही आगे अपने आप को बढ़ाया है कैलकाटा रीजन के लिए और चेन्नई रीजन के लिए। वो जाने के लिए तैयार हैं, और चेन्नई में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं है क्योंकि उनका बच्चा भी वहीं पे है। तो सिंह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम नाम दे देंगे, वो अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो हो जाए। अगर ऑर्गेनाइज तो कर लेंगे, चले भी जाएंगे। लेकिन यही बात है नहीं, कैलकाटा और उसके लिए मतलब क्या किया जाए। और मेरा प्रसाद जी से भी है कि बेंगलोर रीजन को ऑर्गेनाइज कर दो, कम से कम बगल में है, तो वो भी आगे रीजनल बॉडी में काम आएंगे। जब धरना करना पड़ेगा, ये लगेगा कि गवर्नमेंट को कि हर रीजन में इनके धरने चल रहे हैं, मतलब तो ये रीजन वाइज आपको करना पड़ेगा, फिर सेंटर में करना पड़ेगा। रही यूनियन की बात, जो बाहर की यूनियन है, जैसे प्रेम कुमार की बात है और हैं, उनसे तो मैं मिलता रहूंगा और उनकी मीटिंग भी अटेंड करूंगा। जैसा मेरे से होगा मैं करता रहूंगा, उसके लिए हमें कोई वो नहीं है। अगर उनका अभी कद हमसे बहुत छोटा है, मैं तो ये कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, बल्कि वो हमारे मतलब बहुत ही साथी हैं, पुराने साथी हैं। जब वो नेता नहीं थे उस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी मैं बात करता रहूंगा। तो आप ये डिसाइड आप लोगों को करना है, कैसे मेंबरशिप बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हमें वैसे ही मिल जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ कि 7 CPC आपको नहीं मिलती, और सबसे पहले ना प्रेम कुमार ने ली, ना IIT ने ली, ना NCERT ने ली, आपने ही ली, मतलब। और 6 और 7th में, 5th और 6th में जो पेंशन थी, उसका भी मैंने कोर्ट केस किया जब वो रिवाइज हुई, और लोगों को 10-10, 15-15 हजार रुपए के फायदे हुए। तो कोर्ट केस में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और इतनी जान पहचान भी है औरों की। मैं मानता हूँ कि एसोसिएशन जो है वकीलों से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन मेरा अपना पर्सनल वो है, और वकीलों पर इतना खर्च भी नहीं मैं करता, तो वो मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी है तो 8-10 रीजन्स की है, मतलब अभी बॉम्बे भी जुड़ रहा है, जम्मू भी जुड़ रहा है, पंजाब ने बड़ा अच्छे मेंबरशिप दे दी, आपके 100 के करीब पहुंचा देंगे पंजाब वाले। तो इसके लिए आप जोर दीजिए। और रही गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है आपका पैसा खाना चाहती है। 83 में जमा हुआ था, उसके इंटरेस्ट से ही आपको पेंशन मिल रही थी। इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, ये कुछ भी खिचड़ी पका रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर, कि इस पैसे को हम कहीं और यूटिलाइज करें। लेकिन इतना इजी नहीं है, मतलब इतना पैसा जो गवर्नमेंट ने जमा किया है, और पेंशन के लिए जमा किया हुआ है, 83 का जमा है, उससे इंटरेस्ट से ही तो हमें पेंशन दे रहे हैं। कोई अपने वो थोड़ी दे रहे हैं कि अपनी जेब से दे रहे हैं, मतलब। और फिर हमें दे रहे हैं तो फिर MP MLA और ये क्यों ले रहे हैं, मतलब पेंशन क्यों जुडिशियल पेंशन ले रही है? फिर तो इन्हें भी नहीं लेनी चाहिए, छोड़ दो ना। आप तो अपनी पेंशन बढ़ाते जा रहे हो, जितने भी चाह रहे हो उतने, और हमारे से छीनना चाह रहे हो। तो अभी जो पेपरों में आ रही है, मीडिया में आ रही है, ये सब बहुत ऊंची चीज है। मतलब गवर्नमेंट पार्लियामेंट क्वेश्चन लगाती है, ऐसा जवाब देती है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, सबको मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे मिलना होता तो क्यों आपने पार्लियामेंट में पास की करवाया उसको? क्यों नहीं आप उसमें डालते पे कमीशन के अंदर? इस बार तो बड़े मजे की बात है कि आप एटमोस्ट बॉडियों को पे कमीशन में जोड़ा भी नहीं गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो है 4th पे कमीशन देख लीजिए, 5th पे कमीशन देख लीजिए, 6th पे कमीशन देख लीजिए, सब में मतलब एटमोस्ट बॉडी को जोड़ा जाता था। इस बार तो जोड़ा भी नहीं गया है उसके अंदर से। तो दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन है, वो तो अपने अप्लाई के लिए लड़ेंगे ना, वो आप लोगों के लिए नहीं लड़ेंगी। जैसे 7th CP में हुआ था, उन्होंने तो ले ली थी पेंशन, लेकिन आप लोगों को छोड़ दिया था। इसलिए आप लोगों को इसके लिए बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो ये
दिमाग बनाए हुए हैं कि हमें तो अपने आप बन जाते। ये इसमें सीपीएफ इसमें था, क्या नाम है, सीजीएस वाले में सब कह रहे थे हमें तो मिल जाएगा। अगर हम लोग नहीं लड़ते, कैट में नहीं जीतते, हाई कोर्ट में नहीं जीतते, तो क्या सबको मिल जाता? वो क्या रेगुलर टीचर्स को मिल जाता? ना तो रेगुलर को मिलने वाला था, ना रिटायर वालों को मिलना था। आखिर हम लड़े तो थे आखिर तक। तो ये लड़ाई है बहुत लंबी। मतलब अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, झुकती है या नहीं झुकती, वो तो अब देखना है। लेकिन आप हमारा तो सीधी सी बात है कि लड़ना पड़ेगा। लड़े बगैर ये गवर्नमेंट नहीं देने वाली। और क्या खिचड़ी बना रही है, क्या नहीं बना रही, वो ये जाना। और ज्यादा से ज्यादा केबीएस की तरफ से भी लेटर जाए। मैंने रेगुलर जनरल सेक्रेटरी से बात करी कि भाई आप लोग क्यों नहीं लेटर लिख रहे, क्या तुम्हें केबीएस खा जाएगा? लेकिन वो लिखने के लिए तैयार नहीं है इसके अगेंस्ट। मतलब और एसोसिएशन हमारी चल रही हैं जो रिटायर वाली हैं, उनसे भी बात हुई, मेरी शर्मा जी से भी बात हुई कि आप लोग लिखो तो सही भाई। और रही ज्यादा से ज्यादा आप लेटर लिखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक जनरल सेक्रेटरी लिखे, प्रधान जी दोनों लिखे, आप लोग भी लिख कर डालो इनको कि ये हमारी परेशानी है और इसको आप हल करिए। मतलब जितना लेटर डालोगे उतना फायदा है। अब राष्ट्रपति को मैं अभी 1-2 दिन में एक और लेटर डाल रहा हूँ। और उसी तरह से आप लोग भी एक जनरल सेक्रेटरी जो रीजन के हैं, वो हर एक जनरल सेक्रेटरी को मैं परमिशन देता हूँ कि वो डालें। मतलब कम से कम ज्यादा लेटर जाएंगे तो ज्यादा सुनवाई होगी। और मैं ज्यादा नहीं समय दे पा रहा आज, मतलब थोड़ी तबीयत ठंड के कारण है ऐसी। तो मुझे कहा कि आ जाओ तो मैं आ गया हूँ आपके बीच में। लेकिन डरो मत, लेंगे पेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट अपने हैं, पब्लिक अपनी है, आप लोग सब अपने हैं। जो नहीं बन रहे मेंबर ना सही, लेकिन हमें तो आंदोलन में साथ दे दें बस। और किसी को पूछना पूछ सकते हो। Thank you, Jagat sir. Thank you very much for your very motivating words. Prasad sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, sir, madam. Thank you very much. I take the permission from the president and general secretary. मैं दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. One is for 8th Way Commission's action plan. वो मेरा suggestion है. That I have been almost from 4th to 5th Way Commission onwards. I was there with Jagat Singh ji का जो धरना है, जो action plans है. I have seen it. Personally, I have seen it. Personally, also I have attended it. उनका कैसा होता है प्लानिंग वगैरह, इतना मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इट वाज सच अ प्लानिंग इतना अच्छा होता है इनका कि भाई बढ़िया रहता है। और फेस वाइज एक्शन प्लान होता है इनका, फेस वाइज धीरे 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 बढ़ाते हैं और दबाव डालते हैं। दिस एक्शन प्लान आल्सो आई वांट टू डिस्कस। एंड सेकंड पॉइंट इज foremost thing, I request President and General Secretary to allow me to this bylaws amendment we couldn't do in the National Convention because General Body meeting नहीं हो पाई। तो यहाँ पर सीईसी का फर्स्ट सीईसी का आ गया है, बहुत लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा 2 लाइन है यहाँ पर अमेंड किया था हम लोगों ने, और प्रताप जी ने बल्कि और भाई साहब से भी, जगत सिंह से भी डिस्कशन करके वो 2 लाइन में पढ़ लेता हूँ। इफ यू एक्सेप्ट इट so that I can upload this bylaws amendment upload I can do in the website. Will you permit me to read, everyone? हाँ बिल्कुल। Yes. Thank you very much everyone. तो 8 क्लास है, 8 रूल नंबर 8 इन bylaws application for membership में इसमें थोड़ा सा हमने amend किया है। Everyone desire to become a member shall admit an application in the prescribed format by paying admission और मेंबरशिप फी 1000 रुपीज। उससे पहले होता था लाइफ मेंबरशिप, वो लाइफ हटा दिया हमने और 1000 रुपीज पे करके आप मेंबरशिप बन सकते हो। ये हमने थोड़ा सा एक वर्ड हटा के अमेंड किया। कमिंग टू नाउ पार्ट ए, 8 क्लास में पार्ट ए एक बनाया हमने, एक इंट्रोड्यूस किया है, ये पहले नहीं था। ईयरली रिन्यूअल मेंबरशिप इन अमेंडेड, इट इज अमेंडेड। एवरी रजिस्टर्ड मेंबर शैल प्ले an annual renewal fee 300 rupees, preferably during month of January or February of each year, to continue their membership in KVSRTWS. The renewal process shall follow the same procedure prescribed for the first time as registration. जैसा पहला registration करते थे, same ऐसा follow करना पड़ेगा renewal के लिए भी। The third one is we have introduced this one because so many people
इवन नाउ आल्सो इन द नेशनल कन्वेंशन आल्सो एक हमारा दवे साहब ने मांगा है कि लाइफ मेंबरशिप रखिएगा। मैं भी तैयार हूं देने के लिए, बोला उन्होंने, इसलिए भी हम लोगों ने पढ़ना चाहता हूं। एनी मेंबर हु विशेस टू बिकम ए लाइफ मेंबर may be paid